अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर अंकित एंड गेट इट डन एजुकेशन कंसल्टेंट्स में आपका स्वागत है। आज जो हम बात डिस्कस करेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी हम किसी असाइनमेंट को बनाते हैं तो उस असाइनमेंट के अंदर हम एक बहुत कॉमन इशू सुनते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लेगरिज्म। तो प्लेजरिज्म के अंदर कुछ क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, वो सब हम आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये प्लेजरिज्म क्यों आता है, कैसे इसको हैंडल करें, कैसे इससे बचें। तो जैसे मैंने बोला आपको, आज की इस वीडियो के अंदर जो हमारा एजेंडा रहेगा तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म। पहले हम समझेंगे कि प्लेजरिज्म क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, किन किन तरह की मिस्टेक्स को आपके टीचर्स प्लेजरिज्म का नेम दे सकते हैं, एंड हम बात करेंगे कि इस प्लेजरिज्म से हम बचेंगे कैसे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनरली हम जो भी किसी भी कॉलेज के अंदर कोई असाइनमेंट, डिस्कशन या फिर कोई ग्रुप टास्क है, या फिर हमें कुछ केस स्टडी सबमिट करनी है, कुछ रिव्यू लिखना है, कुछ एनालिसिस लिखना है, तो कोई भी चीज़ जो आप रिटर्न में यहाँ पे सबमिट करते हो अपने कॉलेज में, तो हर कॉलेज, ऑलमोस्ट हर कॉलेज, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, वो क्या करते हैं, उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है टर्निटिन। तो उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो चेक करते हैं कि क्या ये चीज़ एग्जैक्टली जो आपने रिटर्न में सबमिट किया है, ये पहले कभी किसी और स्टूडेंट ने किसी और कॉलेज में तो नहीं सबमिट किया। तो अगर किसी स्टूडेंट ने वो पहले सेम कंटेंट किसी और कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या वर्ल्ड में कहीं भी ऑनलाइन सबमिट किया है, तो उसकी एक कॉपी टर्निटिन के पास होती है और वहाँ से कंपैरिजन हो जाता है और वो पता लग जाता है कि किस बच्चे ने कहाँ से क्या यूज़ किया है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सबसे पहले आ जाएगा टाइप ऑफ प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म समझने से पहले हम समझते हैं कि इसकी कौन सी टाइप्स हैं। तो जैसे मान लो आपको एक असाइनमेंट दी गई, तो उस असाइनमेंट के अंदर क्या होता है कि आपको टीचर ने बोला कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ कंटेंट है जिसका एनालिसिस करके आपने रिजल्ट लिखना है, कुछ आंसर्स हैं, कुछ थ्योरेटिकल कुछ लिखना है। तो आप उसको लिखना चाहोगे तो आपको कुछ वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। अब होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट ऑनलाइन सर्च करते हैं, कई बार एग्जैक्टली उनको सेम असाइनमेंट मिल जाती है इंटरनेट पे, या फिर उनको क्या होता है उस असाइनमेंट के अंदर जो चीज़ें लिखनी होती है वो किसी वेबसाइट के ऊपर लिखी पड़ी होती हैं, या कोई डॉक्यूमेंट फाइल होती है वहाँ पे मिल जाती है, या किसी लाइब्रेरी के अंदर कोई जर्नल आर्टिकल है, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, किसी बुक के अंदर से कहीं से लिखा मिल जाता है। तो वो सारी चीज़ें स्टूडेंट वहाँ से यूज़ कर लेते हैं, और यूज़ करने के बाद जब वो इसको असाइनमेंट को बना के सबमिट करते हैं तो टीचर उनको बताते हैं कि आपने कहीं से कॉपी कर लिया, ये आपकी असाइनमेंट के अंदर प्लेजरिज्म हो गई, और अब आपको या तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे या फिर आपको कुछ फ़ाइन लगेगा। इवन अगर ज़्यादा सीवियर केस है तो वो सस्पेंड भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। ये चीज़ बहुत कॉमन है, आप बड़े इजीली आपको कॉलेज के अंदर देखने को मिलेगा कि कुछ स्टूडेंट्स को तो फ़ाइन बहुत हैवी लग जाता है, कई बार मार्क्स नहीं देते, कई बार टीचर उसको उस सब्जेक्ट में फ़ेल भी कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को इन चीज़ों से हमें बचने के लिए इस प्लेजरिज्म से स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले टाइप की अगर प्लेजरिज्म की हम बात करते हैं ना, तो उसमें आता है मेकिंग अप रेफरेंसेस। इसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट ने कुछ कंटेंट कहीं से यूज़ कर लिया और उसके रेफरेंसेस जो हमने डालने होते हैं वो रेफरेंसेस खुद अपनी मर्ज़ी से बना लिए, किसी का भी नेम लिख दिया, कोई आर्टिकल का नेम लिख दिया, या जर्नल का आर्टिकल नेम लिख दिया, उसके अंदर किसी बुक का नेम लिख दिया, उसका पेज नंबर, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें मेंशन कर दी। ऑल्दो वो सारी चीज़ें सही दिखती हैं, पर एग्जैक्टली अगर जब टीचर उन रेफरेंसेस को चेक करते हैं, सरप्राइजिंगली कभी कभी टीचर चेक कर लेते हैं, तो उनको पता लगता है कि ये जो सोर्स है वो तो सही नहीं है। यहाँ से तो स्टूडेंट ने उस सोर्स में उस पेज नंबर के ऊपर वो चेक करते तो वैसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ, ये रॉन्ग है। और इस केस में क्या होता है कि वो प्लेजरिज्म स्टूडेंट के ऊपर केस डाल देते हैं और ये रॉन्ग है। अगर ऐसा हो जाता है, आपने एक भी रेफरेंस, चाहे मान लीजिए आपके असाइनमेंट के अंदर आपने 10 रेफरेंसेस डाले, उनमें से एक रेफरेंस आपका गलत है, और अगर वो चेक हो जाए और टीचर आपके ऊपर प्लेजरिज्म डाल देगा, अब इसका फिर कोई सोल्यूशन नहीं, आप इससे नहीं बच सकते, क्योंकि वो टीचर ने वो जो डाल दिया आपके ऊपर केस, वो उसको प्रूव कर देंगे, वो चेक करवा देंगे, आपको बोलेंगे कि दिखाओ इस आर्टिकल को ओपन करके या इस बुक को ओपन करके उस पेज नंबर पे ऐसा है या नहीं है।
तो वहाँ पे आप पकड़े जाओगे। तो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द बैड थिंग, ये नहीं आपको करना। नेक्स्ट हम देखते हैं फेलिंग टू साइट एंड रेफरेंस मल्टीपल सोर्सेज। अब क्या होता है कि कुछ केसेस के अंदर ना जो स्टूडेंट है वो साइटेशन नहीं करता। मान लो उसको यही नहीं पता होता कि कौन सी लाइन, अगर आपने मान लो पैराग्राफ लिखा है तो उसके अंदर 10 लाइंस हैं, तो कुछ लाइंस ऐसी होती है जिनको ज़रूरत नहीं होती रेफरेंसिंग की, और कुछ ऐसी लाइंस होती है जिनको हमेशा ज़रूरत होती है। तो अब आपने ये ध्यान से देखना है कि आपको कौन सी लाइन की रेफरेंसिंग की ज़रूरत है, और उसी तरीके से आपको उस रेफरेंसिंग को यूटिलाइज करना है। अगर आप उस रेफरेंसिंग को उस लाइन में नहीं लिखोगे तो वो वहाँ पे मिसिंग रेफरेंसिंग का केस बन जाएगा, जिसमें हम बोलते हैं फेलिंग टू साइट, कि साइट ही नहीं किया स्टूडेंट ने, यहाँ पे रेफरेंस की ज़रूरत थी। या फिर बोलते हैं नेक्स्ट जो केस है रेफरेंस मल्टीपल सोर्सेज, किसी एक सोर्स पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, आपने उसका इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रेफरेंस डाल दिया, पर आपने सेकेंडली यानी कि जो दूसरा पार्ट है उसका रेफरेंस नहीं दिया, है ना, या फिर मल्टीपल रेफरेंसेस दे दिए। उसी चीज़ को आपने 2 बार मेंशन कर दिया, 2 रेफरेंसेस डाल दिए, और वो हो गया रॉन्ग। तो मल्टीपल रेफरेंसेस जब आप देते हो तो ये एक रॉन्ग चीज़ कंसिडर हो जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ है उसमें हम बोलते हैं कॉपिंग पार्ट। आपने गलती से कोई चीज़ को एज इट इज़ कॉपी कर लिया, जैसे वहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई बुक में या किसी आर्टिकल में कुछ वर्ड्स लिखे थे, आपने सारी की सारी लाइन एज इट इज़ कॉपी करके अपने आर्टिकल में या अपनी सबमिशन में लिख दी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और एक चीज़ और इसमें है कि आपने ये जो वर्क कर तो दिया, इसके अंदर आपने अगर रेफरेंसेस डाल देते तो ये चल जाता, फिर भी मतलब जैसे आपने कॉपी पेस्ट किया तो रेफरेंस डालने से वो काम चल जाता, पर जब आप रेफरेंसेस नहीं डालोगे ना तो वो नई चीज़ चलेगी, तो वहाँ पे वो बोल देंगे कि ये प्लेजरिज्म का केस है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि किसी स्टूडेंट ने क्या किया, कोई ऑनलाइन ट्रांसलेटर को यूज़ कर लिया। किसी और की असाइनमेंट थी, पिछले साल की थी, उसकी असाइनमेंट उठाई ऑनलाइन ट्रांसलेटर में डाल दी, या कोई टूल पैराफ्रेजिंग टूल में डाल दी, कोई रेफरेंसिंग चेंज करने वाले टूल में डाल दी, उस टूल में डाल दी, डालने के बाद उसको चेंज करके सबमिट कर दिया। एंड बिलीव इट दोस्तों, ये भी काम पकड़ा जाता है। वहाँ पे उनके पास और भी अच्छे सॉफ्टवेयर हैं आपके कॉलेज वालों के पास, वो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं लाखों करोड़ों रुपए के, और वो ये चीज़ भी पकड़ लेते हैं कि एक ओरिजिनल आर्टिकल को किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने चेंज किया है। कई बार कुछ ऐसे टूल्स भी यूज़ करते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं, जैसे कि आजकल सुनने को आ रहा है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी के अंदर आपने बोल दिया कि ये टॉपिक है, उसके ऊपर इतने वर्ड्स लिख दो, वो चैट जीपीटी लिख ज़रूर देगा, पर उसकी एक कॉपी इंटरनेट पे हमेशा रहती है। तो जब आप उसको सबमिट करोगे प्लेगरिज्म का केस आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया कॉपिंग मटेरियल फ्रॉम इंटरनेट विदाउट साइटेशंस और रेफरेंसिंग। ये मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें वेबसाइट्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स, प्रेजेंटेशंस, डॉक्यूमेंट फाइल्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इनमें से कोई भी अगर आपने यूज़ कर लिया, उसकी रेफरेंसिंग या साइटेशन नहीं की, तो अगेन दैट इज़ रॉन्ग। और कई बार तो क्या होता है, कुछ बच्चों को पता नहीं होता, वो प्रीवियस जो सबमिटेड टास्क होता है वो कहते हैं कि ये तो टास्क बच्चे ने किसी और यूनिवर्सिटी में सबमिट किया था, तो मैं अपने वाले में सबमिट कर देता हूँ, यहाँ पे चल जाएगा, पर ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे आगे पॉसिबल रीजंस जिसमें हम देखते हैं कि प्लेजरिज्म क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम प्लेजरिज्म को अवॉइड कैसे करेंगे। अवॉइड करने के लिए सबसे पहली चीज़ है फॉलो द रूल्स एंड रिकमेंडेशंस। तो जब आप क्लास के अंदर आपको टीचर टास्क देता है ना, कभी कभी वो वहाँ पे आपको कुछ हिंट दे देते हैं, जैसे कि वो बोलते हैं आपको कि लाइब्रेरी रिसोर्सेज ही यूज़ करने हैं अपने रेफरेंसिंग के लिए, या फिर वो आपको कुछ रिकमेंडेड टेक्स्ट दे देते हैं, या आपको बोलते हैं कि कोई जनरल टॉपिक है, उस जनरल टॉपिक को आपने पढ़ना है ज़रूर, इस्तेमाल ज़रूर करना, उसकी लाइन्स ज़रूर, पर वो रिकमेंडेड टेक्स्ट दे देते हैं कि सिर्फ इसी के अंदर से आपने साइटेशन करनी है। तो उसकी जो जब आप आपसे कंटेंट यूज़ करेंगे तो उसका जो मटेरियल होगा उसकी रेफरेंसिंग में भी वही टेक्स्ट का नाम होना चाहिए। अगर वो बुक है या जर्नल है, जर्नल आर्टिकल है, न्यूज़पेपर आर्टिकल है, कुछ भी हो सकता है, किसी वेबसाइट का लिंक भी हो सकता है, तो आपको उसी वेबसाइट को रेफरेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया यूज़ द करेक्ट टाइप ऑफ सोर्स। अगर आपको टीचर ने सोर्स मेंशन कर दिया, जैसे कि आपको बोल दिया कि यू हैव टू मेक यूज़ ऑफ ओनली द पीयर रेफरेंस्ड या पीयर रिव्यूड जर्नल आर्टिकल्स,
तो आपको सिर्फ वही यूज़ करने हैं। और पीयर रिव्यूड जर्नल आर्टिकल की जो रेफरेंसिंग है वो अलग स्टाइल से होती है, वो आपको फॉर्मेट फॉलो करना है। इसके अलावा हम आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताते हैं यूज़ करेक्ट रेफरेंसिंग। आपको रेफरेंसिंग पता होनी चाहिए कि आपके कॉलेज में कौन सा फॉर्मेट यूज़ हो रहा है। कुछ कॉलेजेस में APA फॉर्मेट यूज़ होता है, किसी में हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल यूज़ होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इनके वर्जन्स भी अलग अलग होते हैं। किसी कॉलेज में आपको मिलेगा APA 6th एडिशन रेफरेंसिंग स्टाइल, किसी में आपको 7th एडिशन फॉलो करना पड़ता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप आर्टिकल कर रहे हो, न्यूज़पेपर आर्टिकल है या बुक का रेफरेंस है या किसी यूट्यूब वीडियो का रेफरेंस है या क्लास में कोई लेक्चर दिया है उसका रेफरेंस है। तो जिस अकॉर्डिंग आपका जो रेफरेंस है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो फॉर्मेट यूटिलाइज करना है और वही फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको उसमें रेफरेंस लिखना है। जैसे कि किसी में लिखा होता है ऑथर नेम पहले, फिर उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन या फिर नेम ऑफ द आर्टिकल या टॉपिक या जर्नल। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा होता है कि जैसे वो कहाँ से यूज़ हुआ है, जर्नल किसी प्रोसीडिंग से यूज़ हुआ है तो उस प्रोसीडिंग का नाम लिखना है, वो इटैलिक्स में होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद वॉल्यूम नंबर लिखना है आपको, बुक का नंबर लिखना है, रेफरेंसेस में पेज नंबर भी आते हैं, इवन पैराग्राफ भी होते हैं। ये हर चीज़ का अलग फॉर्मेट है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद आपके पास जो चीज़ आती है वो है पंक्चुएशंस एंड फॉर्मेट्स। पंक्चुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंसिंग दो तरह की होती है, एक दो पार्ट होते हैं एक्चुअली उसके। एक पार्ट होता है इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग, जो तो आपने टेक्स्ट लिखा, सारा पैराग्राफ लिखा है, असाइनमेंट लिख दी, उसमें 10 पैराग्राफ हैं, वहाँ पे जो जो लाइन की आप रेफरेंसिंग करना चाहते हैं तो उनके पीछे आपने जैसे छोटी सी एक कर्ली पैरेंथेसिस ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, वो ब्रैकेट लगा के लास्ट नेम ऑफ द ऑथर कॉमा ईयर वहाँ पे मेंशन कर दिया और ब्रैकेट को कर दिया बंद। अब ये तो हो गया इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग। अब बिल्कुल एंड में जाके असाइनमेंट के वहाँ पे आपने एक अलग से सेक्शन बना दिया, टॉप में लिख दिया बिबिलोग्राफी या फिर आपने लिख दिया रेफरेंसिंग या रेफरेंसेस। तो उसके नीचे आपको पूरा रेफरेंस का नाम लिखना है कि कौन ऑथर था, कितने ऑथर थे। फॉर एग्जांपल 10 ऑथर थे तो 10 का नाम आएगा, 3 थे तो 3 का, 1 है तो 1 का। साथ में आप लिखोगे कौन सा जर्नल है, कौन सी बुक है, कितना वॉल्यूम नंबर है, कितना पेज नंबर है, और उसकी पंक्चुएशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कहीं पे कॉलन लगा हुआ है, वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसमें फॉर्मेट का भी ध्यान रखना है। कई बार जैसे क्या होता है, जर्नल की अगर आप रेफरेंसिंग करोगे तो जर्नल का जो नेम होता है वो इटैलिक्स में होता है ना, तो किसी में नॉन इटैलिक्स में होता है, किसी में कुछ बोल्ड करना होता है। वैसे बोल्ड नहीं होता, बहुत रेयर होता है, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यूट्यूब वीडियो का आप लिंक डाल रहे हो तो उसमें एक्सट्रैक्शन डेट होती है, कई बार DOI लिंक भी होता है, वो आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप की रेफरेंसिंग में कौन सा पार्ट लगेगा। फिर इसके बाद आता है कि डिफाइन द वर्क इन ग्रुप असाइनमेंट्स। अब कई बार क्या होता है कि सारा काम ठीक है, आपने तो काम ठीक कर दिया, ग्रुप असाइनमेंट ही मान लो ग्रुप असाइनमेंट है, 3 बच्चों को दे दी टीचर ने, 2 स्टूडेंट्स ने तो बिल्कुल सही काम कर दिया, तीसरे बच्चे ने कुछ गड़बड़ कर दी, रेफरेंसिंग गलत कर दी या नहीं की, तो उसके कारण से क्या होता है वो तीनों के ऊपर प्लेगरिज्म डाल देते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको एक पहले अपना काम करने से पहले टीचर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि आप अपने काम को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो और कौन सा पार्ट कौन वाला स्टूडेंट करेगा। इससे क्या होता है, अगर किसी की एक बच्चे की गलती के कारण कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप बाद में टीचर को बता सकते हो कि ये मेरे पार्ट की गलती नहीं है, ये दूसरे बच्चे की पार्ट की गलती है। आप उसको फाइन या जो भी पनिशमेंट है उसको मिलेगी, वो आपको नहीं मिलेगी। एंड लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ऑलवेज डू योर ओन वर्क। किसी के ऊपर रिलाई मत करो, आपने खुद अपना काम करना है। अगर आप कहीं से किसी को हेल्प ले रहे हो, किसी लाइब्रेरी के पास गए है ना, लाइब्रेरी में वहाँ पे पर्सनल है, उनसे आपने सीख सकते हो कि कैसे करना है, कैसे रेफरेंसिंग करनी है। बट प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप अपना वर्क सबमिट करते हो उस रेफरेंसिंग को आप एक बार खुद से चेक कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड असाइनमेंट बनाने के लिए ये सबसे बड़ी हेल्प है जो आज मैंने इस वीडियो में आपको दी है कि प्लेजरिज्म को कैसे अवॉइड करना है और कैसे आपको एक अच्छी असाइनमेंट बनानी चाहिए। और लास्ट में जो एक चीज़ और है, अगर आपने कोई असाइनमेंट की आपको हेल्प चाहिए जिसमें आपने किसी टॉपिक आपके लिए न्यू है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर देंगे उस टॉपिक में। एंड इट विल बी रियली गुड, आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो।
दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।